पापा, चाचा जी आपको बहुत दिनों से याद कर रहे हैं। अपना सामान पैक कर लीजिए ताकि मैं आपको कल वहां छोड़ आऊं। राजीव अपने पिता अशोक जी से बोला। अशोक जी अपने भाई रामचरण का नाम सुन खुश होकर बोले, बेटा, मैं भी बहुत दिनों से उससे मिलना चाहता था, मगर उसका घर दूसरे शहर में होने की वजह से बस सोचता ही रह गया। मैं तो कब का वो सारे गिले शिकवे भुला चुका हूँ जो हम भाइयों के बीच कभी थे। अच्छा हुआ बेटा जो तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो वहां, वरना एक अरसा हो गया हम दोनों भाइयों को मिले। ये कहकर अशोक जी अपने कमरे में चले गए और दूसरे दिन सुबह अपने भाई के घर जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगे। अशोक जी के कमरे में जाते ही राजीव की पत्नी रोमा वहां आकर बोली, राजीव, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। पिछली बार भी हमने ये काम करने का सोचा था, मगर तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा ये काम नहीं हो पाया था। राजीव बोला, रोमा, तुम भी कल मेरे साथ चलना और अपनी आंखों से देख लेना, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह राजीव और रोमा जाने के लिए तैयार हो चुके थे, मगर अशोक जी रोमा से बोले, बहू, मेरा वो कुर्ता पजामा नहीं मिल रहा है जो मैंने दिवाली पर पहना था, तुमने देखा है क्या? रोमा अपने बेटे तन्मय के कमरे में गई और कपाट खोलकर मन ही मन बुदबुदाई, बुढ़े को जरा भी चैन नहीं है, ये यहां से जाए तो बला टले। फिर वो उनका सफेद कुर्ता पजामा बाहर ले आई। अशोक जी ने खुशी से उसे भी अपने कपड़ों में पैक कर लिया। उतने में उन्हें उनका टूथब्रश याद आया। राजीव ने झटपट उन्हें टूथब्रश थमाया और बोला, पापा जल्दी करिए। अशोक जी बोले, हाँ बेटा, बस हो गया। और फिर अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर भी ले आए और उन्होंने वो तस्वीर भी अपने सामान के साथ रख दी। कुछ देर बाद राजीव और रोमा अशोक जी को कार में लेकर रवाना हो जाते हैं। राजीव एक बड़े से वृद्ध आश्रम के सामने अपनी कार रोकता है और कहता है, पापा चलिए उतर जाइए, यहाँ आपका ठिकाना आ गया है। बेटा, ये कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? ये तो वृद्ध आश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि बहुत दिनों से चाचा जी मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भाई के यहाँ छोड़ने जा रहे हो, फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? अशोक जी ने राजीव से पूछा। राजीव बोला, पापा, मैं आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपका कोई भाई आपको याद नहीं कर रहा है, मगर यदि कल आपको बता देता कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते, इसलिए आपको बिना बताए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर राजीव की बगल में बैठी राजीव की पत्नी रोमा बोली, पापा जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाइए। हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पहले ही आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद आया और निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। एक एक सामान याद करने और लेने में आपने हमारी पहले ही बहुत देरी करवा दी है। अशोक जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, ये तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहे हो। राजीव, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बचपन में तुमने जो मांगा वो दिया, अपनी पाई पाई जोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए बचाई, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। राजीव बोला, पापा, ऐसा भी क्या कर दिया है आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों में यहाँ आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। वृद्धाश्रम ही आप जैसे बूढ़ों के लिए सही जगह है। अशोक जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त, मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है। मुझे तो मेरे घर रहना है बस। मुझे घर वापस ले चलो बेटा। रोमा बोली, पापा जी, कौन सा घर? अब वो आपका घर नहीं है समझे, अब वो घर हमारा है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में भी दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सके। वैसे भी आपको तो ये पार्टीज वगैरह पसंद नहीं, इसलिए आपके लिए यही जगह सही है। राजीव भी रोमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में ही अब से ज्यादातर पार्टीज होंगी और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर है आप यहाँ रहें। अशोक जी बोले, कैसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं राजीव? राजीव ने कार में से उतरकर डिक्की खोली और अशोक जी का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए अंदर, ताकि हम भी यहां से जल्दी जा सके। रोमा बोली, और कितना टाइम वेस्ट करेंगे हमारा पता नहीं। अशोक जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वे कार से उतरे,
राजीव ने झटके से गाड़ी घुमाई और वहां से चला गया। रोमा बोली, अच्छा हुआ, हमेशा के लिए बला टली। अशोक जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पलकें लिए अंदर वृद्ध आश्रम में चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने अशोक जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी से अशोक जी के आंसू छुप ना सके। वो बोला, बाबूजी रोइए मत, यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं जिनको उनके बेटे बहुओं ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। जब ये वृद्धाश्रम इतने बूढ़ों का भार उठा रहा है तो आपका भी उठा ही लेगा। अशोक जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? सहकर्मी बोला, मेरा नाम राघव है बाबूजी, और मैं पिछले 5 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर बहुत दुख होता है और मुझे ये बात सोचने को मजबूर कर देती है कि कैसे कोई अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी आप मुझे अपना ही समझिए और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज देना। राघव अशोक जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला, वैसे आपके साथ ऐसा क्या हुआ बाबूजी कि आप यहाँ पहुंचे? अशोक जी कमरे की पलंग पर बैठकर रो पड़े और बोले, राघव मेरी पत्नी का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी गोदावरी के निधन के बाद मैं ज्यादातर बीमार ही रहने लगा। मुझसे 2 रोटी भी ना खाई जाती थी। एक दिन अपनी बहू रोमा से मैं बोला, बेटा मुझसे ये रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, हो सके तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना दो। बस मेरे इतना कहते ही बहू मुझ पर भड़क उठी और कहने लगी, आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइशें सूझ रही है, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब आपकी पत्नी तो दुनिया में रही नहीं जो आपकी फरमाइशें पूरी करती थी, और मुझ पर आपकी ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा राजीव भी उस दिन रोमा से बोला, रोमा बना दो ना खिचड़ी, खिचड़ी बनाने में भला कितना समय लग जाएगा? रोमा बोली, राजीव तुम्हारे पापा के लिए मुझसे अलग से कुछ ना बन पाएगा, जो भी है यही खाना पड़ेगा। वैसे भी अब ये बूढ़े हो चुके हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मुझसे इनका अलग से काम नहीं होगा, तुम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। ये सुनते ही मैं डर गया। मैं बोला, बहू अब आगे से मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा, मगर मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती मैं चुपचाप खा लेता, भले मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उससे कुछ ना कहता। एक दिन राजीव जब मुझे जेब खर्ची के पैसे दे रहा था तो रोमा ने राजीव के हाथ से पैसे खींच लिए और बोली, क्या जरूरत है राजीव इन्हें पैसे देने की? पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, बिजली का बिल बढ़ाते हैं वो अलग, खाने को भी सब कुछ मिल जाता है, तो इन्हें ये जेब खर्ची किस बात की दी जा रही है? मैं बोला, बेटा कभी कभी नीचे दोस्तों के साथ टहलने जाता हूँ तो कभी कोई दोस्त कहता है कि रिक्शा में मंदिर चले जाते हैं। अब इस उम्र में इतना चलना हो नहीं पाता है कि मंदिर चलकर जा पाए। तब जेब में 2 पैसे चाहिए होते हैं तो रिक्शा पकड़ सकते हैं, वरना दोस्तों के सामने शर्म महसूस होती है। रोमा बोली, पापा जी कोई जरूरत नहीं दूर दूर मंदिर जाने की, हमारे बगल वाले मंदिर ही जाया कीजिए ताकि रिक्शा के पैसे बच पाएं। राजीव बोला, पापा रोमा सही कह रही है। बस उस दिन से मुझे जेब खर्ची भी मिलनी बंद हो गई। मैं तो चुपचाप जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे भगवान अब मुझे भी जल्दी उठा ले। गोदावरी ना जाने मुझसे पहले क्यों चली गई। मुझे उसका बहुत सहारा था। उसके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगा था मैं। थोड़े दिनों बाद घर में राजीव और रोमा आए दिन अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टीज करने लगे। मेरे कमरे को वे लोग बाहर से ताला लगा देते। मैं उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता, मगर एक रोज रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद राजीव और रोमा ने दरवाजा खोला और मुझे डांटने लगे, आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी खत्म करनी पड़ी और हमारे दोस्तों को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। राजीव भड़क कर बोला, आपने पूरा मूड खराब कर दिया आज। दोनों ने मेरा हालचाल भी ना पूछा। मैं थोड़ी देर तक हाँफता रहा, मगर मुझे अनदेखा कर वे लोग अपने कमरे में चले गए और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठ बोलकर यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मगर दोनों ने मेरी एक ना सुनी। अशोक जी की कहानी सुनकर राघव की आंखें भी छलक पड़ी। राघव बोला, बाबूजी फिर क्यों आप उन लोगों के साथ वापस घर जाना चाहते हो? वे लोग तो आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहते, यहाँ कम से कम आपका ध्यान तो रखा जाएगा। अशोक जी बोले, राघव उस घर से यादें जुड़ी हैं मेरी और गोदावरी की।
गोदावरी की यादों के सहारे मैं उस घर में कैसे भी गुजारा कर लेता, और मैं चाहता था कि मेरी अंतिम सांसें मेरे घर में पूरी हो, मेरे घर से मेरी अर्थी निकले। इसलिए तो बेटे बहू का ये व्यवहार भी सहन कर रहा था। राघव बोला, बाबूजी आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। अशोक जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बैग में से गोदावरी जी की तस्वीर निकालकर देखने लगे। राघव उतने में अशोक जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गया। अशोक जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में रचने बसने लगे थे, मगर उन्हें घर बहुत याद आता था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनके सभी मित्र उन्हें बहुत याद आते थे। सुबह सारे मित्र साथ में सैर सपाटे के लिए जाते थे और शाम होते ही सोसाइटी की बेंच पर बैठकर गप्पे मारते थे। घर में बेटे बहू का व्यवहार अशोक जी को बहुत अखरता था, मगर कम से कम उस घर में उनकी पत्नी गोदावरी की यादें तो बसी हुई थी। तन्हाइयों में उन्हीं यादों के सहारे ही जिंदगी कट जाती थी। एक दिन अशोक जी वृद्धाश्रम में बेंच पर बैठे थे कि उन्हें उनके दोस्त शर्मा जी की बेटी ऋचा ने देखा और बोली, अंकल जी आप यहाँ कैसे? ऋचा को देखते ही अशोक जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने सारी घटना ऋचा को बताई। ऋचा पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही राजीव के घर नोटिस पहुंच गया। नोटिस देखकर राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजीव बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है रोमा। रोमा गुस्से में बोली, राजीव तुम भी बुद्धू ही रहोगे। पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले ये तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने पूरा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? राजीव बोला, घर का लोन तो पूरा भरा जा चुका है रोमा, पता नहीं फिर ये घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है। अभी के अभी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें ये नोटिस भेजा है। राजीव और रोमा ऋचा के पास पहुंचकर बोले, हमें ये घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। ऋचा ने अंदर से अशोक जी को बुलाया और बोली, अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो ये कौन है? अशोक जी को देखकर उनके बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और राजीव बोला, पापा आप बताइए इनको कि असली हकदार तो मैं ही हूं इस प्रॉपर्टी का। आखिर उस घर पर मेरा भी तो उतना ही हक है जितना आपका। अशोक जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो। और बहू, तुम्हें हमेशा मैंने अपनी बेटी माना, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। ऋचा बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दें तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। राजीव और रोमा दोनों अशोक जी से माफी मांगने लगे। राजीव बोला, पापा जी आप चलिए, हमारे साथ ही रहिए, मगर हमें घर से मत निकालिए। रोमा बोली, पापा जी आप तो मुझे अपनी बेटी समझते थे ना, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऋचा बोली, तुम दोनों अपना ये नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को यूं घर से निकाल दें, ऐसे बच्चों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। अशोक जी को ऋचा ने हौसला दिया था, जिससे अशोक जी में वापस आत्मसम्मान लौट आया था और वे बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? मैं ही अब तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूंगा। मैं तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं। आज बहुत दिनों बाद अशोक जी का खोया आत्मसम्मान वापस लौट आया था। दोस्तों, माता पिता अपनी पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और उन्हें एक काबिल इंसान बनाते हैं, मगर जब वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दे तो ऐसे बच्चों से तो निसंतान रहना अच्छा है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।